फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सीआरपीएफ में आई एक भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं। इस भर्ती का नोटिफिकेशन का वीडियो है, वो हमने पहले ही बना दिया है। अगर आपको इसके बारे में नोटिफिकेशन से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप उसको देख सकते हैं, जिसका लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। इस वीडियो में हम सीआरपीएफ की जो भर्ती आई है उसके ऑफलाइन आवेदन मांगे गए हैं, उसके लिए ऑफलाइन फॉर्म है वो किस प्रकार भरना है, उनके कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, इसके लिए एप्लीकेशन फीस है वो कैसे जमा करवानी है और इस फॉर्म को कैसे सेंड करना है, इस प्रकार की पूरी जानकारी है वो स्टेप बाय स्टेप दी जाएगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको आज का एक क्वेश्चन है वो पूछेंगे, अगर आपको इसका जवाब आता है तो आप जरूर बताइएगा। तो क्वेश्चन है, वयस्क मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या होती है? ऑप्शन ए 200, ऑप्शन बी है 206, ऑप्शन सी है 230, ऑप्शन डी है 232। अगर आपको इसका जवाब आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का जो पैरामेडिकल स्टाफ एग्जाम 2020 का ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म है आप 3 पेज का फॉर्म है। इसे आप जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसमें जो लिंक दिया हुआ है उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये फॉर्म है, उसकी आपको हार्ड कॉपी निकलानी है और फिर इसमें जो लिखा हुआ है कि डिटेल टू बी फिल इन ब्लॉक लेटर ओनली, यानी इसको आपको केवल इंग्लिश के कैपिटल लेटर में आपको इसको भरना है और इसमें आप बॉल पेन यूज में लेना है, चाहे वो ब्लू कलर का हो या फिर ब्लैक, दोनों कलर में से एक को से भरना है इसको। और इसमें एक इधर साइड में जो ये पासपोर्ट साइज फोटो है वो आपकी फोटो लगानी है। अब पहली जो पॉइंट है वो है पोस्ट है वो अप्लाइड फॉर, यानी आप कौन सी पोस्ट से आप अप्लाई करना चाहते हो। तो आप जिस पोस्ट से आप अप्लाई करना चाह रहे हो उस पोस्ट का आपको नाम लिखना है। जैसे किसी ने आप GNM कर रखा है तो वो स्टाफ नर्स के लिए अप्लाई करेगा, यानी SI पोस्ट के लिए, तो वो उसमें SI यानी सब इंस्पेक्टर ओब्लिक स्टाफ नर्स ओब्लिक और इसका जो ट्रेड कोड है वो जैसे 02 तो वो उसमें वही लिख देगा। अगला जो पॉइंट है दूसरा वो है एग्ज़ाम सेंटर चॉइस। तो एग्ज़ाम सेंटर है वो इसमें टोटल है 9 एग्ज़ाम सेंटर दिए हुए हैं, इनमें से कोई आपको 2 एग्ज़ाम सेंटर ही भरना है। तो जो आपके जो नज़दीकी एग्ज़ाम सेंटर है वो आप इसमें भर सकते हो। तीसरा पॉइंट है नेम ऑफ एप्लीकेंट, यानी आपका जो आवेदन करता है उसका नाम है वो इसमें लिखना है और फिर आप फादर्स नेम भर देना और मदर्स नेम है वो भी भर देना। डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है जो 10th की मार्कशीट में लगभग मिल जाती है वो आपको उसमें डेट ऑफ बर्थ भरना है। और जेंडर है वो आप फीमेल है या मेल है, यानी महिला है या पुरुष है, वो आप अपने हिसाब से भर देना। और मोबाइल नंबर भी आपको भरना है और ईमेल आईडी है, जो आप ईमेल आईडी क्या है वो ईमेल आईडी भर देना। और 10वां पॉइंट है आपकी कैटेगरी है, यानी अनरिजर्व हो या SC है, ST है, OBC है या EWS, आप कौन सी कैटेगरी से आते हैं वो आप उस कैटेगरी के हिसाब से आप अपनी कैटेगरी भर देना। लेकिन ये जो कैटेगरी भरते हो अगर अनरिजर्व के अलावा जो भी SC ST या OBC या EWS जो भी आप उसमें कैटेगरी भरोगे तो उसका आपको पीछे फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट भी लगाना है, नहीं तो ये मान्य नहीं होगा। अगला 11वां पॉइंट है कि रिलीजियन, यानी आपका जो धर्म है वो कौन सा है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी आपका धर्म है वो आप भर देना। और 12वां पॉइंट है वो है वेदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यानी आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नहीं हो, तो यस या नो में अगर हो तो यस भरना है और नहीं हो तो नो भर देना है। और 13वां पॉइंट है नेम ऑफ एम्प्लॉयर, यानी अगर आप एप्लीकेशन एम्प्लॉय हो गवर्नमेंट यानी यस भरा है तो आप उसका नाम भी भरना कि आपकी पोस्ट है वो कौन सी है। और अगला पॉइंट है मैरिटल स्टेटस, यानी आप मैरिड हो या अनमेरिड हो, तो मैरिड हो तो मैरिड भरनी है और अनमेरिड हो तो अनमेरिड भरना है। अगला पॉइंट है 15वां वो है नेशनलिटी, यानी आप इंडियन हो या अदर हो, तो लगभग सब इंडियन ही मिलेंगे तो इंडियन ही आपको भरना है। और अगला पॉइंट है आपका स्टेट या आपका जो यूटी कौन सा है, तो आप अपना स्टेट जो है यूपी से हो तो यूपी के, राजस्थान के हो तो राजस्थान, जो भी आपका स्टेट रहता है, चाहे बिहार है, MP है, जो भी भर देना आप जिस स्टेट से हो। अगला पॉइंट है नेम ऑफ पर्टिकुलर एरिया ऑफ रीजन फॉर क्लेमिंग एक्सटेंड टाइम, यानी इस फॉर्म में कुछ ऐसे टाइम दिए हुए हैं जो अगर फॉर्म भेजेंगे ऑफलाइन तो बाई पोस्ट से वो लेट हो जाएंगे, तो ऐसे एरिया है कुछ जहाँ पे टाइम भी लग सकता है। तो उन एरियो के जो नाम है, अगर आप उन एरियो में जो निवास कर रहे हो, जैसे जो पहाड़ी इलाके हैं और
उनसे आप निवास कर रहे हो तो उस एरिया का आप नाम लिख सकते हो, ताकि आपका फॉर्म है वो अगर लेट आए तो भी वो एक्सेप्ट कर सके। अब अगला पॉइंट है वो है हाइट। तो हाइट है वो आपकी हाइट वो कितनी है, वो हाइट है वो आपको इसमें लिखनी है। तो हाइट है वो वैसे 170 सेमी मांगी हुई है मेल के लिए, मिनिमम 170 सेमी होनी चाहिए। तो जो भी आपकी जितनी जो हाइट है वो भर देना है। और फीमेल को 157 सेंटीमीटर मांगी हुई है तो वो आपको भरना है। लेकिन इसमें जो ST से हैं या फिर कोई हिल्स पीपल है यानी पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए कुछ छूट भी दी हुई है हाइट में। तो वो अपने जो नोटिफिकेशन है उसमें आप देख लेना और उस हिसाब से आप उसमें हाइट है वो भर देना। और चेस्ट है, चेस्ट में भी जो आपकी वो है एक्सपेंडेड और अनएक्सपेंडेड। एक्सपेंडेड यानी फुल आउट होने के बाद में कितनी होनी चाहिए वो भरना है, और अनएक्सपेंडेड यानी बिना फुले हुए में कितनी भरनी है। तो वैसे नॉर्मली मेल के लिए 80 सेंटीमीटर मांगी हुई है, मिनिमम 80 सेंटीमीटर तो होना ही चाहिए, और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंडेड होनी चाहिए। तो वो आपकी जितनी हो रही है वो आपको लिखना है। लेकिन ये केवल है वो मेल के लिए, ये फीमेल के लिए ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ है। अगला पॉइंट है कि वेदर सीकिंग हाइट रिलेक्शन, यानी कुछ लोगों को जो पहाड़ी इलाकों से है तो उनको हाइट के लिए जो छूट दी हुई है, तो आपको अगर जो छूट चाहिए हाइट में तो वो आप उसको में यस भरना है, छूट चाहिए तो, और नहीं चाहिए तो आप ना भर देना है। अगला पॉइंट है कि वेदर सीकिंग एज रिलेक्शन, यानी जिनको एज में जो रिलेक्स चाहिए, और एज में जिनकी ओवर एज हो रखे हैं, और जिसमें जैसे मान लो एज में है वो लगभग OBC है या SC है, ST है, इन सब को एज में जो छूट दे रखी है, और आपको जो अगर एज में छूट चाहिए तो वो आप ओवर एज हो रहे हो तो आप इसमें यस भर देना और उससे संबंधित डॉक्यूमेंट लगा देना। और अगला पॉइंट देखते हैं तो वो पॉइंट है 22वां पॉइंट है कि वेदर एक्स सर्विसमैन, यानी आप एक्स सर्विसमैन यानी कोई आर्मी में हो, आप पहले से कोई सोल्जर भी हो आर्मी एयरफोर्स नेवी में, तो आप एक्स सर्विसमैन हो तो आप यस भरें। और फिर उसमें अगर यस भरते हो और नहीं है तो नो भर देना है। यस भरते हो तो आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग सर्विस और डेट ऑफ डिस्चार्ज और लेंथ ऑफ सर्विस, यानी कितना दिन और कितने समय की आपकी सर्विस हुई है वो आपको इसमें भरना होगा। और अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो वो है अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपकी क्या है। तो इसमें आपको देखो 10th की 12th की और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएट से संबंधित आपकी जो भी डिग्री या जो भी लगाना है वो आप इसमें लगाना है। सबसे पहले 10th की है वो पासिंग ईयर पूछा है तो पासिंग ईयर भरना है उसमें, और फिर नेम ऑफ स्कूल है वो भरना है आपको, और फिर नेम ऑफ बोर्ड आपके कौन सी बोर्ड थी उससे आपने 10th की थी, और सीरियल नंबर ऑफ सर्टिफिकेट आपका जो 10th का जो सर्टिफिकेट है उसके सीरियल नंबर कितने हैं वो आपको सीरियल नंबर भरना है। सेम ऐसा ही 12th के बारे में भरना है। और ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन भी आप कौन से ईयर में किए और आप कौन सी कॉलेज से करिए वो कॉलेज का नाम भरना है, और यूनिवर्सिटी कौन सी है उस यूनिवर्सिटी का नाम भरना है, और जो आपके पास सर्टिफिकेट है उसका सीरियल नंबर भरना है। और अगर पोस्ट ग्रेजुएट भी आप लगा रहे हो तो उसका भी सेम टू सेम यही भरना है। अब 24वां पॉइंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है टेक्निकल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। यानी जैसे आप इंस्पेक्टर है या SI है, ऐसी पोस्ट पर आप अगर आवेदन कर रहे हो तो उसके लिए टेक्निकल क्वालिफिकेशन मांगी हुई है। किसी में डिप्लोमा मांगा हुआ है, जैसे लैब टेक्नीशियन का मांगा हुआ है, या रेडियोग्राफर के मांगे हुए हैं, या फिर कोई GNM वगैरह जो भी मांगे हुए हैं, उसका टेक्निकल जो क्वालिफिकेशन है वो आपको भरना है। तो आप कौन से ईयर में किए वो भरना है, फिर आप कौन सी कॉलेज से करी है वो कॉलेज का नाम भरना है, और जो आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी थी उसका नाम भरना है, और जो सीरियल नंबर है उसके सर्टिफिकेट के वो भरने हैं। और एक्सपीरियंस भी इसके साथ में भरना है कि आपका एक्सपीरियंस है वो कितने ईयर का है और कितने टाइम का है वो, और कहाँ से आपने किया है वो आप इसमें भर देना है। फिर अगला 25वां पॉइंट है वो है पोस्टल एड्रेस फॉर कोरेस्पॉन्डेंस, यानी जो आपका पोस्टल ऑर्डर है वो आपका अपना एड्रेस भरना है जहाँ पे आपको बाई डाक द्वारा कोई भी पोस्ट आ सके। और परमानेंट एड्रेस क्या है वो भी आपको परमानेंट, लगभग ये दोनों सेम होते हैं तो आप सेम भी भर सकते हो। और अगला है आधार कार्ड नंबर, तो ये ऑप्शनल है, आप भर सकते हो इसमें, और नहीं भी भरो तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगला पॉइंट 28वां है वो है वेदर कन्विक्टेड इन द एनी क्रिमिनल और सिविल केस, यानी अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई कोर्ट केस हो रखा है तो आपको
यस भरना है, अन्यथा नो भरना है। तो लगभग सबके नो ही रहता है, तो इसमें नो भर देना। अगला यहाँ ये 29वां पॉइंट भी वही है कि एनी पुलिस स्टेशन तो नो भरना है, और बाई अरेस्ट बाई पुलिस तो नो भरना है, और कोई कोर्ट पेंडिंग केस है तो नो भरना है लगभग। अब 32वां पॉइंट है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिटेल्स ऑफ फी पेड, यानी जो आप इसके लिए जो फीस भर रहे हो वो आप किस तरह भर रहे हो, वो उसकी डिटेल है वो इसमें बतानी है। तो फीस है यह केवल है वो अनरिजर्व है, EWS और OBC कैंडिडेट है, उनके मेल कैंडिडेट यानी पुरुषों को ही केवल ये फीस भरनी है। बाकी SC ST और महिला कैंडिडेट है उनके लिए कोई फीस नहीं मांगी गई है। तो ये फीस है वो आपको, ये भी आपको पता होना चाहिए कि फीस है ये जो ग्रुप B की पोस्ट है उनके लिए 200 रुपये, और ग्रुप C की पोस्ट है उनके लिए 100 रुपये फीस मांगी हुई थी। तो ये फीस है वो आपको किस तरह जमा करानी है, तो ये केवल पोस्टल ऑर्डर के द्वारा और बैंक ड्राफ्ट के द्वारा आपको जमा करानी है। पोस्टल ऑर्डर जो आप या जो बैंक ड्राफ्ट है उसमें किस नाम से आपको ये बनाना है, तो उसमें नाम लिखना है DIGP ग्रुप सेंटर CRPF भोपाल के नाम से इसको आपको बनाना है। तो जो आपने ये पोस्टल ऑर्डर बनाया है या बैंक ड्राफ्ट बनाया है उसके नंबर है वो नंबर लिखने हैं, डेट क्या है, किस डेट को आपने बनाया है तो वो डेट लिखनी है, और कितने अमाउंट का बनाया है, 200 का बनाया है या 100 रुपये का बनाया है वो अमाउंट लिख देना है। तो इस तरह इसको भर लेना है। फिर नीचे वो है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, तो आपकी इस जो कॉलम है उसमें आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। नीचे ये भी लिखा हुआ है कि अगर आपके अनसाइन एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड, यानी अगर आपने साइन नहीं किए तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है ये रिजेक्ट माना जाएगा। और फिर अपन बात करते हैं आगे, ये डिक्लेरेशन यानी घोषणा है, ये क्या है। तो इस घोषणा में जो ये 8वां पॉइंट है उसमें आगे लिखा हुआ है आपका नेम भर देना है, और श्री आपके पिताजी का नाम भरना है, एज कितनी है आपकी वो भर देना है, और कहाँ आप रह रहे हो, आपका निवास, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, स्टेट कौन सा है, ये सब भर देना है। और फिर एक साइड ये प्लेस, तो आप कौन से प्लेस में स्थान पर रहते हो वो आप भर देना, आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम या तहसील का नाम भर देना है, डेट भर देना है फॉर्म भरने की। इधर ये जो सिग्नेचर मांगे हुए हैं कैंडिडेट के वो सिग्नेचर कर देना है। तो इस तरह ये पूरा फॉर्म है, वो 3 पेज का फॉर्म था, ये पूरा फॉर्म हो जाएगा। इस फॉर्म को भरने के बाद है वो आपको किस तरह सेट करना है, और इसके साथ में आप जो अगर किसी को कोई भी छूट से संबंधित कोई फॉर्म अगर यस भराया आपने, चाहे एज से हो, चाहे आप कास्ट सर्टिफिकेट हो, चाहे आप कोई एक्स सर्विसमैन हो, तो उससे रिलेटेड है वो इसमें देखो जो डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं वो भी आपको साथ में लगाने पड़ेंगे। तो जो पहले से कोई डिफेंस सर्विस में है तो उनको जो ये एक A1 फॉर्म है ये आपको भरना है, या आपके जो वहाँ के जो कमांडिंग ऑफिसर है उससे आपको बाई सील ऑफिस से जमा करवाना है, ये फॉर्म भरना है। तो ये फॉर्म भर के आप लगाना है। तो ये केवल जिसको डिफेंस सर्विस से कोई रिजर्वेशन चाहिए वो उन्हीं को भरना है, सबको नहीं भरना है। इसी तरह जैसे सेम है यही प्रोसेस है, वो कोई एक सर्विसमैन है तो उनको ये A2 भी साथ में भरना है, और इसको भी सिग्नेचर कैंडिडेट को कर देना है। अगला जो इसमें एक साथ में दिया हुआ है कि फॉर्म ऑफ SC और ST कास्ट के लिए, तो जो SC और ST कास्ट है उनके लिए ये B फॉर्म है ये आपको भरना है और ये फॉर्म जमा करवाना है, और दूसरे कोई SC और ST कास्ट के सर्टिफिकेट है वो नहीं चलेंगे, तो ये आपको बनवाना पड़ेगा। और ये इसमें जो साइन वगैरह ये कौन बनाएगा, तो ये आपका जो वहाँ का कलेक्टर है या SDM है, इस तरह के जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो उनके द्वारा ये बनाना है। और इसी तरह जो यहाँ इसमें कौन कौन बना सकते हैं, तो इसमें साफ नाम लिखे हुए हैं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट यानी ADM वगैरह है, कलेक्टर है, डिप्टी कमिश्नर है, ये सब है वो आपके नाम दिए हुए हैं, उनके द्वारा आप ये SDM वगैरह जो भी हैं उनके द्वारा आप ये बनवा सकते हो। अब अगला जो C फॉर्म है, ये C फॉर्म दिया हुआ है OBC कैटेगरी के लिए। जो OBC से है उनको ये C फॉर्म है वो भरना होगा। C फॉर्म बनवाना है, यही वो सेम है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जो डिप्टी कमिश्नर है इस तरह के ऑफिसर है उनके द्वारा ये भरा हुआ माना जाएगा। और इसमें जो OBC से हैं उनको एक साथ में C1 फॉर्म दिया हुआ है, नॉन क्रीमिलियर स्टेटस है, वो नॉन क्रीमिलियर है, जो क्रीमिलियर की श्रेणी में आ रहे हैं वो OBC में नहीं माने जाते हैं, तो उनमें जो क्रीमिलियर नॉन क्रीमिलियर में है वो उन्हीं का OBC माना जाएगा। तो ये साथ में आपको
ये भी लगाना है। ओबीसी लगा रहे हो तो ये भी साथ में आपको C1 फॉर्म है वो भी लगाना होगा। इसके फिर बाद में आता है ये जो D फॉर्म है, ये दिया हुआ है कि जिनको अगर हाइट या चेस्ट में कोई मेजरमेंट में जो रिजर्वेशन चाहिए थे, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों के लोग हैं या ST कास्ट से हैं, उनमें कुछ थोड़ी छूट दी हुई थी, तो उनके लिए ये है वो D फॉर्म है वो भरना होगा और ये फॉर्म साथ में लगाना है। तो ये सर्टिफिकेट ये लगाने के लिए आप ये भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है या SDM है, तहसीलदार है, उनके द्वारा आप ये बना सकते हो। और इसके अलावा आप अगर बात करते हैं कि अगर किसी को कोई एम्प्लॉई है और उसको एज रिलेक्शन चाहिए, यानी ओवर एज, पहले से कोई सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस में है और वो एम्प्लॉई अगर एज में रिलेक्शन चाहता है, तो उसके लिए वो है वो ये ई फॉर्म है वो उनको ये बना के और वो लगाना है साथ में। और इसके अलावा जो ये फॉर्म F है ये दिया हुआ है, वो भी आपको जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है वो इसका ये फॉर्म F है वो भरवाना है, ये फॉर्म भर के साथ में करना है। बाकी जिनको जो इनसे रिलेटेड नहीं उनको नहीं भरना है। और फिर ये एक आ जाता है कि जो EWS में जो नई कैटेगरी बनी है इनकम से रिलेटेड, जो पहले रिजर्वेशन में थे अनरिजर्व में थे और वो अब EWS का नया जो रिजर्वेशन लागू हुआ है वो इनको ये फॉर्म है वो भर के और फिर ये फॉर्म G है वो उनको लगाना होगा। तो इस तरह ये फॉर्म हो जाएंगे। और इस फॉर्म में देखो एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी मांगी हुई है, तो इस तरह ये फॉर्म हो जाएगा। तो ये पूरा फॉर्म है। तो जिनको रिजर्वेशन चाहिए तो वो ये फॉर्म है वो आराम से आप लगा सकते हो। इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप आराम से वीडियो के डिस्क्रिप्शन है उसे आप। तो इस प्रकार आपको ये फॉर्म है वो भरना था और फॉर्म पूरा भर लिया है। तो फिर आपको उसको किस तरह आपको तैयार करना है पूरा, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो अच्छी तरह भर लेना है पूरा कैपिटल लेटर में। और जो भी अगर किसी को रिलेक्शन चाहिए था वो अपना जो रिलेक्शन का जो फॉर्म था वो भी साथ में भर लेना चाहिए। जिसको एज का चाहिए तो एज का है, या कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए तो वो कास्ट के हैं, जो भी है वो रिलेक्शन चाहिए तो वो फॉर्म आपको साथ में सर्टिफिकेट लगाने थे। इस तरह पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है वो तैयार होने के बाद आपको इसके साथ में जो ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है, जैसे मान लो 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, या कोई ग्रेजुएशन है उनकी मार्कशीट है वो आपको साथ में लगाना है। इसके अलावा आपको आधार कार्ड है वो भी साथ में लगाना है। और इसके अलावा आप जो जिस पोस्ट से फॉर्म भर रहे हो उसका जो डिप्लोमा आप या डिग्री कर रखे हो वो डिप्लोमा या डिग्री का सर्टिफिकेट लगाना है। और एक्सपीरियंस है आपको तो कौन सा एक्सपीरियंस है उसका जो सर्टिफिकेट है वो आपको लगाना है। और फिर आप जो पोस्टल ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट जो बनाया था वो भी आपको इसके साथ में लगाना है। और फिर बात करते हैं तो जो इसमें 2 लेटेस्ट है वो पासपोर्ट साइज फ़ोटो है वो साथ में डालनी है, तो उनको भी आपको साथ में ले लेना है। और इसके अलावा जो एक है आपको एक छोटा एनवलप यानी लिफाफा है वो आपको उसमें डालना है, छोटा लिफाफा। उसमें आपको टिकट भी लगानी है और उसमें आपका एड्रेस लिखना है, ताकि अगर वो आपको किसी भी तरह से कोई एडमिट कार्ड वगैरह जो भेजते हैं तो वो आराम से भेज सके, वो इस लिफाफे में भेजेंगे। तो एक लिफाफा उसमें आपको ये लगाना है। तो इस तरह ये पूरे डॉक्यूमेंट है वो एक साथ इनको सबको तैयार करके लगा के और फिर आपको इसको एक मेन यानी बड़ा जो लिफाफा होगा उस लिफाफे में आपको इसको पे करना है। पे करने के बाद जो लिफाफा है वो बड़ा वाला, इस लिफाफे पर है वो ऊपर आपको लिखना है कि एग्जाम नेम क्या है। तो ऊपर लिखना है एग्जाम नेम सेंट्रल रिजर्व है पुलिस फोर्स पैरामेडिकल स्टाफ एग्जाम 2020, ये ऊपर लिख देना है। इसके अलावा जो ये लिफाफा है बड़ा वाला, इसमें जो राइट साइड में है आपको ऐसे 2 लिख करके और जो सेंडिंग एड्रेस है वो आपको लिखना है कि DIGP ग्रुप सेंटर CRPF भोपाल विलेज बांगरसिया तालुक हजूर डिस्ट्रिक्ट भोपाल MP और 462045, ये आपको सेंडिंग एड्रेस लिख देना है। और जो लेफ्ट साइड में या फिर पीछे की साइड भी आप लिख सकते हो कि फॉर्म लगा के, और आपका नाम और एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, ये आप उसमें लिख सकते हो। तो इस तरह आपका ये पूरा फार्म है वो तैयार हो जाएगा और एक लिफाफे में पैक हो जाएगा। फिर इसे आप है वो बाई पोस्ट द्वारा या फिर बाई हैंड यानी आप खुद जाकर के भी जमा करवा सकते हो वहाँ पे, लेकिन लगभग सब लोग बाई पोस्ट जमा करवाएंगे, तो आप है वो डाकघर में जाकर के पूरा उसको जमा करवा सकते हैं और स्पीड पोस्ट के द्वारा आपको ये भेजना है। तो
इसके बाद है वो आपको समय समय पर जो सीआरपीएफ की जो वेबसाइट है www.crpfgovernment.in उस पर आपको टाइम टू टाइम अपडेट रहते रहना है, ताकि किसी भी तरीके की जो सूचना है या फिर कोई एडमिट कार्ड है वो आपको पता चलता रहे। और इसका जो एप्लीकेशन जो फॉर्म था ये, इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो आप डिस्क्रिप्शन से आराम से डाउनलोड कर सकते हो। तो इस तरह ये पूरा फॉर्म है वो आपको भरना था और फिर उसको ये जमा करवाना था। तो फ्रेंड्स, आपको ये जानकारी है वो कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक भी करना है, और चैनल को आपको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करना है।